हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फ़ा क्लासेज में। आज हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 11th के मैथ्स, चूँकि बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और इधर लॉकडाउन भी लग रहा है, तो आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और हमारे अल्फ़ा क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर दें। जो लड़का पढ़ने वाला है उसके पास शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम एक 11th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेट होता क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट है बट बहुत इजी है। यदि आप सेट नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपको कैलकुलस में दिक्कत होगा, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होगा, मैथ में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे और ध्यान देंगे। पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हम कौन सा मीडियम को पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। हम दोनों मीडियम को पढ़ाते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। हम जनरली इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वो उसको हम बता देंगे, और हम हिंदी में ही बोलेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा हम लिख भी देंगे, ठीक है। इससे घबराइएगा नहीं, दोनों मीडियम में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है सेट थ्योरी में। सेट किसे कहते हैं, आखिर ये सेट होता क्या है। वैसे तो जनरली किसी से पूछिए तो बोलेगा कि किसी भी वस्तु का कलेक्शन जो होता है, संग्रह, उसको सेट बोला जाता है। लेकिन मैथ में ऐसा होता नहीं है। मैथ में जो भी वस्तु है उसका वेल डिफाइन होना ज़रूरी है, और वो वस्तु अलग अलग हो, उसी को सेट बोलेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फिर से आप इंट्रोडक्शन को रिपीट करवा देते हैं। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेल डिफाइंड माने सुपरिभाषित, और डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, और वेल डिफाइन भी होना चाहिए, और उसका कलेक्शन, उसका संग्रह को हम लोग सेट कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? विराट, धोनी, रैना। ये एक बच्चा बताएगा, दूसरा बच्चा होगा वो रोहित शर्मा को बताएगा, हार्दिक को बताएगा, हार्दिक पांड्या, और राहुल को बताएगा। तीसरा बच्चा होगा जो क्रिकेट खेलता ही नहीं है, ना देखता है, उसको किसी प्लेयर का नाम तक नहीं मालूम है, वो कहेगा कि हमको कोई प्लेयर, जो बच्चा है वो कहेगा हमको कोई प्लेयर अच्छा नहीं है, माने खाली है। यहाँ पे आप देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में जो एलिमेंट है वो वेरी कर रहा है, माने अलग अलग आ रहा है। हम पूछे हैं कि कौन सा प्लेयर उसको पसंद है, तो सभी बच्चे अपने आप को जो भी पसंद है खिलाड़ी, क्रिकेटर, उसको बता रहे अपने हिसाब से। ये नेचुरल भी है, सब खिलाड़ी सबको अच्छा नहीं लगता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो एलिमेंट है, वस्तु का जो कलेक्शन है, वो डिफरेंट आ रहा है। तो ये जो हुआ, ये सेट नहीं हुआ, ठीक है, ये जो हुआ सेट नहीं हुआ। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन है, संग्रह है, बट सेट नहीं है, क्योंकि जो इसका एलिमेंट है वो डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक को विराट अच्छा लगता है किसी को, तो किसी को रोहित अच्छा लगता है, किसी को कोई लगता ही नहीं अच्छा। तो अच्छा के बात आ जाए चाहे बुरा के बात आ जाए, तो उसमें सेट जनरली वो होता नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को अलग अलग सोच होता है, अलग अलग पसंद होता है, उसके अनुसार वो अपना सेट बनाता है। क्योंकि वो सेट होता नहीं है, वो एक कलेक्शन होता है,
मैथ्स में हमको यही सीखना है, कलेक्शन क्या है और सेट क्या है। हम आपको बता रहे हैं सुपरिभाषित, मतलब जो भी व्यक्ति है उसको उसका जो आंसर आए वो सेम ऑब्जेक्ट आए, सेम जो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसका, एलिमेंट ऑब्जेक्ट, तो ये सेम आना चाहिए, ठीक है। पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी नहीं करना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक नोट में आप लोग लिखिए, ये जो सेट में होता है अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं रखता है, अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं है। यदि एक सेट है, यदि दूसरा सेट लिख दिए हैं, ये दोनों सेट इक्वल है, अरेंजमेंट कोई मायने नहीं रखता है। पहला एलिमेंट आगे रखिए, पीछे रखिए या कहीं भी रखिए, वो सेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों इक्वल है। कोई नया ये सेट नहीं है, ये भी कोई नया सेट नहीं है, दोनों सेम सेट है, इक्वल सेट है, ठीक है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, आगे रखिए कोई एलिमेंट या पीछे रखिए या कहीं भी रखिए, एक सेट में एक एलिमेंट आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें इसका कोई मैटर नहीं है, अरेंजमेंट नो मैटर। यहाँ पे हम हिंदी में लिख दिए हैं, एक सेट के सभी एलिमेंट को कैसे भी रखिए, आगे रखिए या पीछे रखिए, सेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट है ए, मान लीजिए इसका एलिमेंट है राम, राहुल, राजू। एक और सेट इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं, इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि ये नया सेट लिख दिए हैं सर, ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो मैटर है, जो एलिमेंट है, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एलिमेंट बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, पार्टिकल भी बोलिए, हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल से सेट को पहचानते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि 5 नेचुरल नंबर शुरुआत का, इनिशियल 5 नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन बनाइए, तो अब क्या बनाइएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5। ये हुआ 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ये सेट है। आइए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप बोलिएगा तो शुरुआत का जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 ही लिखेगा, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट बोलिए, एलिमेंट बोलिए, अव्यय, हिंदी में अव्यय बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, वेल डिफाइन है, ये वेल डिफाइन है। कोई भी व्यक्ति इसको किसी से भी पूछिएगा तो वो यही लिखने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल है वो आप लिखिए, तो किस तरह लिखिएगा, A E I O U, ठीक है दोस्तों। यदि आप किसी से भी बोलिए कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल का संग्रह बनाइए, कलेक्शन बनाइए, तो कोई भी व्यक्ति यही लिखने वाला है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वेल डिफाइन है, सबको मालूम है कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं, इसलिए ये क्या हुआ, सेट हुआ, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, इसको आप बताइए कि ये सेट है कि नहीं। आपको हम बता दें, इंडिया में जितना रिवर है
उस सब का एक अपना अपना नाम दिया गया है, सबका एक अपना अपना लेंथ होगा, उसका कितना लंबाई होगा उसको मापा गया है और उसका प्रकृति के अनुसार उसका नाम भी दिया गया है। तो इंडिया में जितना रिवर है सबका एक अपना अपना नाम है, इसलिए उसका प्रत्येक रिवर एक वेल डिफाइन हुआ, क्योंकि उसका एक अपना नाम है, वो वेल डिफाइन हुआ। तो ये क्या है, सेट है, क्योंकि इसका जो जितना भी रिवर है सब वेल डिफाइंड है, सबका एक अपना नाम है। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। तो आप बताइए ये सेट है कि नहीं। देखिए दुनिया में जितना भी व्यक्ति है खूबसूरत है कि नहीं है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति किसी को ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा, कोई व्यक्ति को पसंद ही नहीं होगा। आप जनरली देखते होंगे कि किसी को ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है तो किसी को कटरीना अच्छा है, किसी को कोई हीरोइन ही अच्छा नहीं है, किसी को सलमान खान अच्छा है तो किसी को शाहरुख खान अच्छा है और किसी को कोई हीरो अच्छा ही नहीं है। तो इसका जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइन नहीं हुआ। कलेक्शन तो है बट उसका जो एलिमेंट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है उसमें, वो वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए सेट नहीं हुआ, ये सेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। आपके स्कूल में सबसे पढ़ने में तेज 4 लड़के हैं, उनका आप संग्रह बनाइए, एक कलेक्शन बनाइए और चेक करिए क्या ये सेट है। तो मानिए कोई एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है और सी बच्चा है और डी बच्चे हैं, ये चारों टॉप किए गए हैं स्कूल से, सभी इसका एक पहला स्थान है, इसका सेकंड है, थर्ड, इसका फोर्थ स्थान मिला है स्कूल में। तो आप किसी से पूछिएगा कि ये जो बच्चे हैं ये सेट हैं, ये 4 बच्चे नाम के जो हैं सेट हैं, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि हाँ ये सेट हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, क्योंकि ये जो बच्चा है तेज है, इसका जो मार्क्स आया है अच्छा मार्क्स आया है, इसको सभी लोग इसी को बताएंगे क्योंकि कॉलेज ये टॉप किया है, दूसरा तो बच्चा कोई टॉप किया नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ है, ये जितने ऑब्जेक्ट हुए हैं ये वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट हुए, इसलिए ये सेट होंगे क्योंकि ये अच्छा नंबर लाए हैं और इनको सभी लोग इसको पहचान लिया है। कोई भी व्यक्ति से आप पूछिएगा तो इन्हीं 4 बच्चे का नाम लिया जाएगा, इसलिए ये सेट हुए, इनका कलेक्शन जो होगा वो सेट होगा। इसको ध्यान दीजिए, ये 4 बच्चे हैं जो स्कूल में फेल आए हुए हैं। ठीक है, राजू, अमन, अमित और अभय हैं, ये फेल हो चुके हैं, इनको डिफाइन कर दिया गया है कि ये बच्चे फेल हो गए हैं, इसलिए ये क्या हुए, ये सेट हुआ। ये क्या हुआ, सेट हुआ। देखिए बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल हम बताते रहेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है। बस आपको हम समझा रहे हैं कि किस तरह सेट को डिफाइन करेंगे, किस तरह पहचानेंगे। देखिए सबसे पहले बता रहे हैं, यदि आपका नाम है, आप अपना नाम से सोचिए कि आपका नाम सेट में आएगा कि नहीं। कोई 4 बच्चा है, उसका नाम है, एक प्रॉपर नाम होता है, वो नाम जो ऑब्जेक्ट होता है, आपका जो नाम होगा एक वेल डिफाइन होगा, क्योंकि आपका माता पिता आपके नाम रख दिया गया, आप कहीं भी जाइएगा उसी नाम से आपको पहचान किया जाएगा। इसलिए जो आपका नाम हुआ वे वेल डिफाइन नाम हुआ आपका, और जो आपका संग्रह बनेगा, जो कलेक्शन बनेगा, आपका भी नाम वेल डिफाइन में आएगा। आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। इस ट्रिक के द्वारा किसी भी सेट को आसानी से पहचान लीजिएगा। यदि सेट में, कलेक्शन में अच्छा बुरा, यदि सेट में अच्छा बुरा खराब, ये अगर किसी से पूछा जा रहा है, सुंदर,
इसमें अगर यदि सवाल में पूछ रहा है अच्छा कौन है, ख़राब कौन है, सुंदर कौन है, जो खूबसूरत है, तो ये जनरली सेट नहीं होता है, ये सेट में नहीं आते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा है तो वो व्यक्ति किसी के लिए बुरा भी है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत सुंदर है तो किसी के लिए वो ख़राब भी है, ठीक है। ये ट्रिक के द्वारा आप लोग पहचान सकते हैं कि जिसमें अच्छा, बुरा, ख़राब, सुंदर का बात है तो वो सेट नहीं होता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति के लिए वो अच्छा होगा तो कुछ व्यक्ति के लिए ख़राब भी होगा, इसलिए वो सेट नहीं होता है। जब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेट कौन सा होगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेट एक नाम हो सकता है। देखिए इस ट्रिक के द्वारा आप लोग यदि किसी का नाम है, उसका कलेक्शन है, प्रॉपर नेम हुआ, नेम ऑफ कंट्री हुआ, कंट्रीज बहुत सारा कंट्री का नाम है वो भी वेल डिफाइन है, उनका भी नाम जो है एक डिफाइन करता है। विलेज हुए हैं, सिटी हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स ऑफ एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट हुआ, जो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, जितना भी लैंग्वेज है उसका अल्फ़ाबेट जो वेल डिफाइन होते हैं। क्योंकि उनका इसका एक मीनिंग होता है। किसी का नाम हुआ, रिवर हुआ, कंट्री का किसी चीज़ का नाम इस यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सेट होगा। ये क्या होंगे? सेट होंगे। यदि इसी में से पूछेगा कौन सा कंट्री अच्छा है, कौन सा कंट्री ख़राब है, तो ये सेट नहीं हुआ। अच्छा बुरा जो कंपैरिजन का बात आ जाए, कौन अच्छा है कौन ख़राब है, तो वो सेट नहीं होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है सबको अपना अपना कंट्री अच्छा लगता है। तो एक कंट्री को बुरा बोल दीजिएगा तो उस कंट्री वाला आपसे नाराज़ हो जाएगा और आपको पीट भी देगा। इसलिए ये सेट नहीं हुआ। सेट हुए नाम जो होगा, नेम होगा वो सेट होगा। वो कंट्री अच्छा है ख़राब है, यदि आप उसको कंपैरिजन कीजिएगा तो वो सेट नहीं होगा। क्योंकि वो व्यक्ति, वो कंट्री जो है उसमें रहने वाले व्यक्तियों का वो खूबसूरत कंट्री होगा। और आपका भी कंट्री अच्छा होगा। हम भारत में रहते हैं तो हमारा कंट्री बहुत अच्छा है। वैसे ही जिस प्रकार जो भी जिस कंट्री में रहता है उसको वो कंट्री अच्छा लगता है। यदि आप उससे कहिएगा कि तुम्हारा कंट्री ख़राब है तो वो पीट देगा, तो उसका सेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा ख़राब, सुंदर, खूबसूरत का बात आ जाए तो जनरली सेट नहीं होता है। सेट होगा, नेम हो सकता है, उसका वेल डिफाइंड नेम होता है। क्योंकि उसका जो भी नाम रखा जाता है उसको एक नेचुरली उसके नेचर पर नाम रखा जाता है। अल्फ़ाबेट का जो भी है, अल्फ़ाबेट होता है, जो भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट होगा वो सेट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेट हम किसे बोलेंगे। हिस्ट्री के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम सेट किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप उसको बनाइएगा। और एक बुक ले लीजिए रेफरेंस में, बुक आप केसी सिन्हा का ले लीजिए या एनसीईआरटी ले लीजिए। उसमें सवाल बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी में ले लीजिए, और चाहे आप थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो केसी सिन्हा ले लीजिए। और हम जीरो से आपको आईआईटी जेईई लेवल तक ले जाएंगे। और पहले आपको बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद हम जेईई का भी क्वेश्चन कुछ बनवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हम हमेशा रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आइए कुछ सिंबल्स देखते हैं और क्वेश्चन बनाइएगा कौन सेट है कौन सेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल हैं। मैथ चूँकि एक सिंबल्स और नंबर का ही एक खेल है, मैथ्स सिंबल्स और नंबर का ही एक खेल है। आपको इस जितना भी सिंबल्स है, नंबर है, आपको ध्यान रख देना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। इसको जो ए है, ए को उलट दीजिए, वो हो जाएगा फॉर ऑल, फॉर एवरी। ई को उल्टा कर दीजिए तो देयर एग्जिस्ट होगा उसका अर्थ। ये जो है कॉलन है, एक सीधा डंडा एक बार खींच दीजिए, उसको बोलते हैं सच डैट। जो ये कॉमा होता है वो उसका मतलब होता है एंड, मतलब और। ठीक है, ये सिंबल्स सेट लिखने में बहुत ज़्यादा सहायता देगा। और ये जो सिंबल आएंगे अब इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, कैसे इसको दिखाते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म।
पहला जो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका जो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर इसका रोस्टर क्यों बोलते हैं? टेबल मालूम होगा आपको, 1 2 3 जैसे लिखते हैं, वो टेबुलर फॉर्म हुआ। तो जैसे एग्जांपल में हम बता रहे हैं 1 2 3 4 5, देखिए ये टेबल के रूप में लिखा गया है। इसका जो एलिमेंट है उसको एलिमेंट को हम लिख दिए हैं, ठीक है। जितना एलिमेंट इसमें 5 एलिमेंट मौजूद है वो पांचों एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में, इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, सेट को कर्ली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, तो पांचों एलिमेंट को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं, तो ये क्या हुआ? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म एक ही होता है। उसको जितना एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। IIT JEE या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो होता है, बहुत सारा एग्ज़ाम में जनरली सेट बिल्डर का यूज करता है, प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी इसलिए बोला जाता है कि इसमें इसका लैंग्वेज जो होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज़ का जो गुण होता है उसको हम लिखते हैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसमें उसका एलिमेंट कौन कौन से है उससे हमको मतलब नहीं होता, उसका गुण जो क्या है, उसके प्रॉपर्टी क्या है, वही हम इसको लिखते हैं। इसको सेट बिल्डर में फॉर्म बोला जाता है या प्रॉपर्टी फॉर्म ही बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई के व्यू से, या और कंपटीशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें रोस्टर फॉर्म बहुत कम रहता है, जनरली सेट बिल्डर में ही रहता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है। इसमें थोड़ा सोचने का क्षमता थोड़ा ज़्यादा खोजता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ को जो भी व्यक्ति इसको जानेगा प्रॉपर्टी ये होता क्या है, तो वो आसानी से लिख लेगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है रोस्टर फॉर्म के तुलना में, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इजी भी है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एक सच डेट, जो पिछले जो इसमें बताए हैं सच डेट, या कॉलन भी एक बोल दिए, एक बार भी खींच देंगे, तो एक इसको बोलेंगे सच डेट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। n मीन्स क्या होता है कि एक सच डेट x 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x जो है 5 के बराबर है और 5 से छोटा है, और x के बराबर भी है और x से बड़ा है, x से छोटा नहीं है, और x जो है नेचुरल नंबर है। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखिएगा? 1 2 3 4 5, ठीक पिछले एग्जाम्पल को ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसी को इस तरह रोस्टर फॉर्म में भी टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और उसी को रोस्टर फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं। इसमें कोई रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर में लिख सकते हैं, टेबुलर को रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कन्वर्जन, आपको आना चाहिए। किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में किस तरह बदलें और सेट बिल्डर को रोस्टर में किस लिए बदलें, ये आपको आना चाहिए। तीसरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है? विजुअल है, मतलब उसको एक डब्बे में दिखा देना है। विजुअल मतलब क्या होता है? जो दिखाई दे। तो कोई भी एलिमेंट को एक बॉक्स बना लीजिए या एक लूप बना लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? लूप। एक लूप बनाकर इसके जितने एलिमेंट हैं वो लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है विजुअली रिप्रेजेंट, क्योंकि जितना एलिमेंट है, जितना रोस्टर फॉर्म के जितना एलिमेंट है टेबुलर फॉर्म को, एक उसको लूप में बना देंगे और वो सारे एलिमेंट को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हेलो बच्चों, आपके दिमाग में एक बात आता होगा, जब
सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे, तो फिर सेट बिल्डर का क्या ज़रूरत है? या फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म से ही काम चला लेते हैं या रोस्टर फॉर्म से भी काम चला लेते हैं। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ा, ये आपको हम बता रहे हैं। यदि आपसे बोला जाए कि नेचुरल नंबर जो है उसको आप 1,00,000 तक लिखिए, तो अब जब रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आप लिखिएगा, जो नेचुरल नंबर को बनाइएगा, कहाँ तक जाइएगा? 1,00,000 तक, चाहे करोड़ तक। तब लिखते लिखते थक जाइएगा और वो सारा कॉपी, सारा पेन सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप नेचुरल नंबर को लिख नहीं सकते। इसलिए ज़रूरत पड़ा प्रॉपर्टी फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का। इसको छोटा सा क्लिप में हम लोग लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म के तुलना में सेट बिल्डर इजीली, आसानी से लिखा जा सकता है, इसलिए सेट बिल्डर का ज़रूरत पड़ा। रोस्टर फॉर्म से भी चल जाएगा, सिर्फ फाइनाइट जो होगा, फाइनाइट सेट में यूज आता है, और जनरली वो छोटा फाइनाइट हो, एलिमेंट जो उसका डिफाइन हो, ज़्यादा एलिमेंट ना हो, उसको रोस्टर में लिखा जाता है। एलिमेंट उसका ज़्यादा होगा तो हम सेट बिल्डर में ही लिखेंगे, क्योंकि 1000 एलिमेंट होगा रोस्टर का, तो फिर हम तो फंस जाएंगे रोस्टर में लिखते लिखते। इसलिए उसका ज़रूरत पड़ा सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में आसानी से उसका प्रॉपर्टी लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग कन्वर्जन जानते हैं। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में, और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है किस तरह सर लिख रहे हैं, किस तरह क्या करेंगे। आपको हम एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। कभी भी आप रटिए मत, कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। रटिएगा तो कल भूल जाइएगा, ठीक है, आज याद होगा कल भूल जाइएगा। तो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में किस तरह कन्वर्जन किया जाएगा, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको हम बताएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो है रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? इन्फिनाइट सेट है, ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, आइए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक सेट है, ये जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n स्क्वायर सच डेट n बिलोंग्स टू n। कैसे? जो n जो है नेचुरल नंबर आ रहा है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, नेचुरल नंबर आएगा। कहाँ तक आएगा? इन्फिनाइट तक आएगा। तो n स्क्वायर जो होगा, n स्क्वायर सच डेट n जो है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये कितना सिंपल छोटा वे में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक सेट है, ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सोचिए। इसको किस पे कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। चेंज करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, चेंज रोस्टर फॉर्म में। तो ये देखते हैं क्या बोला है। एक सच डेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक सच डेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर भी होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। तो 0 से होते हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का इन्फिनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं। माइनस को नहीं लेना है, माइनस को नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव को लेना है। और फिर बोला एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 50, माने जो एक्स स्क्वायर होगा वो 50 से कम होगा। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, यदि 0 रखिएगा तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं 0 जो होगा वो ना पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है।
तो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। तो जीरो क्यों लेंगे हम, एक लेंगे पॉजिटिव इंटीजर। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको बोल रहा है जो एक्स स्क्वायर है वो 50 से छोटा होना चाहिए, 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक ये आ रहा है 1 4 9, देखिए 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, हमको इतना ही सेट लेना पड़ेगा, यही सेट लेना पड़ेगा। तो ये जो एक्स जो होगा क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तक आ रहा है ना, उसका स्क्वायर करके हम चेक किए हैं, ये क्या है चेक किए हैं। तो जो सेट होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 इतना ही तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इतना ही इंटीजर है, जो इसको स्क्वायर करिएगा तो 50 से छोटा आएगा, इतना ही इंटीजर है। इससे ज़्यादा करिएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, वो इसको सेटिफाइड नहीं कर पाएगा और गलत हो जाएगा। यदि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, यदि ऑल इंटीजर बोल देता है तो हम कहाँ से माइनस से शुरू करना पड़ता, -7 से करते हुए -6 -5 माइनस ऐसे करते 0 हो तो इतना लेना पड़ता है। बोल रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर यही तो प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव इंटीजर एक्स इज अ पॉजिटिव, यही तो प्रॉपर्टी इसको दिया है और ये प्रॉपर्टी दिया है, इसमें 2 प्रॉपर्टी दिया है, उसी अनुसार हम लोग इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है और सेट बिल्डर प्रॉपर्टी फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी फॉर्म को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। सवाल बहुत सारे आते हैं कि प्रॉपर्टी फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए, रोस्टर फॉर्म से प्रॉपर्टी फॉर्म में चेंज कीजिए। प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम सभी इसका सारा ही इंग्लिश को हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में नहीं जानिएगा तो यकीन मानिए आप आगे अच्छा से नहीं पढ़ पाइएगा, आगे बहुत सारा ज़रूरत पड़ता है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में पढ़ाई होना ज़रूरी होता है। इसलिए आपको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और आपको बता रहे हैं, सारा हिंदी में बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसे टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और जो समझ में ना आए वो कमेंट कीजिएगा। आइए अब जानते हैं टाइप ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका जान लिए हैं, अब जानते हैं सेट। हमने सेट को रिप्रेजेंट करने को जान गए हैं, अब जानते हैं टाइप ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं। वैसे सेट बहुत प्रकार के होते हैं, हम 2 सेट आपको बता रहे हैं। एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। ये एलिमेंट जो होते हैं, जो सेट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार पे सेट 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। यदि सेट में फाइनाइट है, यदि 3 है 4 5 है 6 है, वो गिन सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। और जिसको नहीं, जिस सेट में इनफाइनाइट में अनंत एलिमेंट है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। यदि एक सेट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। यदि बी सेट है, उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसको हम गिन लेते हैं ना, 1 2 3, इसमें भी गिन ले रहे हैं 4 तक। ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। और इनफाइनाइट सेट यदि एक नेचुरल नंबर है, यदि एक सेट है वो एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो हम गिन नहीं सकते हैं, और इसका एलिमेंट गिन सकते हैं, तो इसको फाइनाइट सेट हुआ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक आप बता रहे हैं, कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर जो होता है वो फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन होता है।
इनफाइनाइट में कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। ये एक नोट में लिख लीजिए। और आपको तो मालूम होगा नहीं कार्डिनल नंबर होता क्या है, तो कार्डिनल नंबर को हम बता रहे हैं वो होता क्या है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, या इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, या कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज नोन एज ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये जो होता है कार्डिनल नंबर होता है वो सिर्फ फाइनाइट सेट में ही एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट में करता नहीं है। हिंदी में इसका लिख दे रहे हैं, एलिमेंट का संख्या जो एक सेट होगा फाइनाइट सेट में, आपको हिंदी में भी लिख दिए हैं फाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट में तो इसका बातें नहीं होगा कार्डिनल नंबर का। फाइनाइट सेट में एलिमेंटों की संख्या को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यदि एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होगा। कितना है, 5 को संख्या है ना, 5 एलिमेंट है ना। इसको इस तरह भी लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ अ सेट 5। इसको बार लगा कर भी बोला जाता है और बार लगा कर भी लिखा है, 3 प्रकार का लिखा है। कार्डिनल नंबर को नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं, या इसको बार लगा के भी लिखा जा सकता है। इसको तीनों प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है, तीनों प्रकार लिखा जाता है। जनरली इस प्रकार लिखा जाता है, यदि इस प्रकार भी लिखा जाएगा किस किताब में, इस प्रकार भी लिखा जाता है। यदि एक और सेट है एक्स वाई जेड 1 2 3 4, इसमें बताइए नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना है, कितना कार्डिनल नंबर है। तो नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। या इसको ऑर्डर ऑफ बी भी लिख सकते हैं 7, या इस पर बार लगा सकते हैं। तीनों प्रकार लिखा जा सकता है। कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट में ही एग्जिस्ट करता है। इनफाइनाइट में तो अनंत होगा ना, तो वो तो डिफाइन नहीं है, उसके लिए तो कोई डिफाइन नहीं है। तो कार्डिनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट कीजिए, बहुत ईजी है। एलिमेंट में जितना संख्या है उस जितना संख्या को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। सिर्फ फाइनाइट में तो आप गिन सकते हैं ना, इनफाइनाइट में तो गिन नहीं सकते हैं। तो ये हुआ कार्डिनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि फाइनाइट सेट का थोड़ा सा और भी इसको आगे ले चलेंगे, और थोड़ा सा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, इनफिनाइट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। और भी बहुत प्रकार का सेट होता है, सिंगुलर सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट। ये सब को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे ये क्या होते हैं। और तब तक आप बने रहिए अल्फा क्लासेस के साथ।